संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन लोकसभा की कार्रवाई के दौरान मोदी सरकार ने नई संसद में ऐतिहासिक महिला रिजर्वेशन बिल पेश किया। इस बिल को मोदी सरकार ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम विधेयक का नाम दिया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पेश किया। इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा और देश के अन्य विधानसभाओं में हर तीसरी सांसद महिला होगी। जानिए अधिनियम से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। यह बिल लोकसभा और देश के सभी विधानसभाओं के लिए पेश किया गया है। इस बिल के अनुसार 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। बिल पास होने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। बताते चलें, इस समय लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सिर्फ 82 है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के अनुसार दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अनुसार दिल्ली में महिलाओं के लिए 23 सीट रिजर्व होंगी। इस बिल के अनुसार एससी और एसटी महिलाओं को कोटे में कोटा दिया जाएगा। देश में इस समय रिजर्व सीटों की संख्या एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 है। इस हिसाब से एससी समुदाय के लिए रिजर्वेशन सीटों में से 28 सीटें, जबकि एसटी समुदाय के लिए रिजर्व सीटों में से 16 महिलाओं के लिए आरक्षण की जाएगी। महिला आरक्षण बिल 15 साल के लिए होगा। इसके बाद सरकार को महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा। आइए अब जानते हैं कि आज के पहले इस विधेयक को लाने के लिए कौन कौन से 10 प्रयास हुए थे। साल 1996 की बात कर लें। यूनाइटेड फ्रंट की देवगौड़ा सरकार ये विधेयक लेके आई थी, लेकिन सरकार को समर्थन देने वाली ही कई पार्टियों ने इसका विरोध किया। लिहाजा इस पूरे मामले को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया था। वर्ष 1998 13 जुलाई को अटल की सरकार, एनडीए सरकार ने लोकसभा में बिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन आरजेडी सांसद सुरेश प्रसाद यादव ने बिल की कॉपी फाड़ दी थी। इसके बाद 1998 14 जुलाई को सरकार ने लोकसभा में दोबारा पेश करने की कोशिश की इस बिल को, लेकिन हंगामे और विरोध की वजह से फिर से बात नहीं बन पाई थी। बात उसी सन की, यानी 11 दिसंबर का दिन लोकसभा में एक बार फिर बिल को पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन इस दिन भी सपा के सांसद दरोगा प्रसाद ने स्पीकर पोडियम पर पहुंचकर मामले को सफल नहीं होने दिए। इसी वर्ष 23 दिसंबर को अटल सरकार ने एक बार फिर से कोशिश की, मामला बनता हुआ दिखा, लेकिन इन्हीं के सहयोगी जेडीयू ने इसका विरोध कर दिया और मामला फिर से ठंडे बस्ते में गया। अब साल 2000 अटल सरकार ने एक बार फिर से बिल को लाने की कोशिश की, लेकिन असफलता मिली। सन 2002 अटल सरकार ने पेश करने की एक बार फिर से कोशिश की, लेकिन यहाँ भी उन्हें असफलता ही मिली। 2003 जुलाई में बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर आम सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी प्रयास असफल ही रहा था। आगे चलते हुए 2008 में मनमोहन सरकार, कांग्रेस की सरकार, 6 मई को राज्यसभा में विधेयक पेश किया गया। जमकर हंगामा हुआ, मामला स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। फिर आ गए 2010 9 मार्च को राज्यसभा
में विधेयक पेश किया गया और 2/3 बहुमत से पारित हो गया। भारत में महिला आरक्षण विधेयक की कहानी भले ही 27 साल पहले शुरू हुई हो, लेकिन इसकी मांग सदियों पुरानी है। महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण की मांग आज़ादी से पहले उठ रही है। 1931 में बेगम शाह नवाज और सरोजनी नायडू ने इस संबंध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। इसमें महिलाओं के लिए राजनीति में समानता की मांग की गई थी। संविधान सभा की बहसों में भी महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। तब इसे यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि लोकतंत्र में खुद ब खुद सभी समूहों का प्रतिनिधित्व मिलेगा। 1971 में नेशनल एक्शन कमेटी ने भारत में महिलाओं के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर चिंतित होते हुए एक चर्चा की थी। कमेटी ने कई सदस्य विधायकी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण के खिलाफ थे। हालांकि उन्होंने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन किया। इसके बाद देश भर के कई राज्यों में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा की गई थी। 1988 में महिलाओं के लिए नेशनल परफेक्शनिस्ट प्लान ने पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने के। और अब जानते हैं आखिर दुनिया के किस संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व क्या है। दुनिया के सभी संसदों में महिला की संख्या मात्र 25% है। सिर्फ 4 देश ऐसे हैं, या ये कहा जाए कि 4 देशों के ऐसे संसद हैं जहाँ पर 50% से ज़्यादा महिलाओं की रिजर्वेशन है या फिर संख्या है। पहला देश रवांडा, यहाँ पे 61% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। क्यूबा, यहाँ के संसद में 53% महिलाएं हैं। बोलीविया, यहाँ के संसद पे 53%। और UAE, यहाँ पर भी 50% महिलाओं का संसद पे कब्जा है। अब दूसरी ओर आते हैं, अपने पड़ोसी देश को देखते हैं। आखिर पड़ोसी देश में जो असेंबलीज हैं उनके क्या हालात हैं। सबसे पहले बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में महिलाओं के लिए 60 सीट रिजर्व है। बांग्लादेश में भी 50 सीटें रिजर्व हैं। नेपाल में महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व है। तालिबान के शासन से पहले अफगानिस्तान के संसद में महिलाओं के लिए 27% सीट रिजर्व थी। इंडोनेशिया में उम्मीदवारों में कम से कम 30% महिलाएं होनी चाहिए, यानी चुनाव लड़ते ही समय जो उम्मीदवार होंगे उनकी संख्या महिलाओं में 30% होनी चाहिए। यदि भारत के संसद की बात किया जाए या भारत के दोनों सदनों की बात किया जाए तो यहाँ पे कुल 788 सदस्य हैं और इसमें सिर्फ 103 महिलाएं, यानी सिर्फ 13% इनकी भागीदारी है। सिफारिश की। इसने पंचायती राज संस्थानों और सभी राज्यों के शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य करने वाला 73वें और 74वें संविधान संशोधन की नींव रखी थी। इन सीटों में से 1/3 सीटें अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST की महिलाओं के लिए आरक्षित है। जानिए इस विधेयक से नया क्या होगा। संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 में 3 नए अनुच्छेद और 1 नए खंड को शामिल किया गया है। नया अनुच्छेद 330A, जिसमें लोकसभा में SC और ST महिलाओं के लिए आरक्षण, SC ST के लिए आरक्षित सीटों में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। वहीं लोकसभा में सीधे चुनाव द्वारा भरी गई कुल सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
इस बिल के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण 15 साल तक मिलेगा। 15 साल के बाद महिलाओं को इस आरक्षण को और आगे बढ़ाना है तो संसद के पटल पे इस बिल को पुनः पेश करना होगा। राज्यसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है वहां यह महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। लोकसभा में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। 2026 के बाद देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है। इस परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण का ये अधिनियम लागू होगा। इस हिसाब से 2024 के लोकसभा के चुनाव के समय ये कानून प्रभावी नहीं होगा।